नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रतन जीएस क्लासेस में। दोस्तों एसएससी जीडी का जो जनरल नॉलेज है उस सेक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इतिहास और भूगोल को कवर कर लेने के बाद अब हम लोग प्रवेश करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में। दोस्तों एसएससी जीडी के लिए जितने भी पोर्शन इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग एक सीरीज के रूप में तैयार करेंगे और अभी तक हम लोगों ने 2 पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस सेक्शंस में देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था को। अभी तक हम लोगों ने इतिहास जो कि इसके तीनों सेक्शंस प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की इतिहास जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हम लोगों ने भूगोल सेक्शन को भी पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल सम्मिलित है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग अब तीसरे सेक्शंस में प्रवेश करेंगे और इस सेक्शंस में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और एसएससी जीडी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे विशेषकर 2021 में उस प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पुनरावृत्ति होते रहते हैं और इससे एक आइडिया भी लग जाएगा दोस्तों कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने की संभावना है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था को। तीसरा सेक्शन जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक से है दोस्तों, इसके हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सिक्किम। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। तो दोस्तों कह रहा है गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है, जबकि जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। दोस्तों बात करें गोवा की तो वो पहले पुर्तगालियों का उपनिवेश हुआ करता था और जनसंख्या के अनुसार जो है वो सिक्किम देश का सबसे छोटा राज्य है। अर्थात सिक्किम की बात करें तो वो देश का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के मामले में। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो दोस्तों वो पक्षी कौन सा है जो कि शांति का प्रतीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कबूतर, ऑप्शन नंबर ए। अर्थात कबूतर ही एक पक्षी है जो कि शांति का प्रतीक माना जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखते हैं, जो कि कह रहा है कबूतर शांति का प्रतीक है और मोर जो है दोस्तों वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि मोर को 26 जनवरी 1963 ईस्वी को ही भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दोस्तों 3 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है दोस्तों 3 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों 4 कथन दिए हुए हैं, इस 4 कथन से पता लगाना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। देखते हैं दोस्तों पहले कथन को, जो कि कह रहा है लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। तो दोस्तों भारतीय जो जनतंत्र है वो लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। जबकि देखते हैं दूसरे कथन को, जो कि कह रहा है वित्तीय आपात में लोगों को देश पर कब्जा लेने का अधिकार देता है। दोस्तों वित्तीय आपात में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार ये जो है भारतीय जनतंत्र नहीं देता है। इस तरीके से ये कथन गलत है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों सी नंबर कथन को, जो कि कह रहा है सेना को देश पर शासन चलाने की अनुमति देता है, जो कि कथन बिल्कुल गलत है। दोस्तों देश का शासन सेना नहीं चलाती है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं 4 नंबर अर्थात डी नंबर ऑप्शन को, जो कि कह रहा है लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश भी देता है। तो इस तरीके से ये 3 कथन गलत है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अर्थात इसका सही आंसर होगा लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति जो है वो भारतीय जनतंत्र देता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय जनतंत्र लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चौथे नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों भारतीय संविधान का नागरिकत्व का धारा वो जो है दोस्तों किस संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों वो है यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है भारतीय संविधान में नागरिकता यूके के संविधान से प्रेरित है। मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि दोस्तों बात करें समवर्ती सूची की, बेहद ही महत्वपूर्ण सूची है दोस्तों, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों समवर्ती सूची की व्याख्या जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि कह रहा है भारत के न्याय तंत्र में
अदालतों का पदानुक्रम शामिल है, जिसमें दोस्तों उच्च न्यायालय सर्वोच्च है, अर्थात उच्चतम न्यायालय। दोस्तों उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अंतर होता है। उच्च न्यायालय जो हो जाता है दोस्तों वो राज्य स्तर पर होता है, जबकि उच्चतम न्यायालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है, अर्थात ये देश स्तर पर होता है, जो कि नई दिल्ली में है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है, जिसमें उच्चतम न्यायालय जो है वो सर्वोच्च है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट भी इसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके नीचे दिया गया है दोस्तों कि ये किस शिफ्ट में और कब ये प्रश्न किया गया है। तो आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। दोस्तों भारत में न्यायालयों का जो क्रम होता है वो होता है उच्चतम न्यायालय, और उससे नीचे जो होता है वो है उच्च न्यायालय, उससे नीचे राष्ट्रीय कर ट्रिब्यूनल, उसके बाद में निचली अदालत होती है, और सबसे निम्न स्तर पर होती है दोस्तों लोक अदालत, जो कि जिला मुख्यालय में होती है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 6 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों चुनाव आयोग का प्रमुख जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। चुनाव आयोग का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि कह रहा है लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कि कह रहा है लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके साथ ही देखेंगे 8 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है, तो वो है दोस्तों स्थानीय चुनाव न कराना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण और निर्देशन तथा आयोजन करवाने का मुख्य कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पे चुनाव आयोग का जो है वो कुछ कार्य दिए गए हैं दोस्तों, उसमें है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण, उसके बाद में निर्देशन तथा आयोजन करवाने का मुख्य कार्य रहता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसके बाद 9 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है PMGY का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों बात करें हम लोग PMGY का पूर्ण रूप, तो वो होता है दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, तो कह रहा है दोस्तों PMGY का पूर्ण रूप होता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और इस योजना की शुरुआत जो है वो 2000 ईस्वी में की गई थी, और इसके अंतर्गत जो है वो मिड डे मील योजना को भी सम्मिलित किया गया था। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दोस्तों बात करें सबसे बड़ा लोकतंत्र का, तो वो है दोस्तों भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। भारत की गणना विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में की जाती है। दोस्तों भारत की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसके अंतर्गत 5 वर्षों में चुनाव करवाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत में लोगों की डैश वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। अर्थात दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। भारत में लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अधिक आबादी होने के कारण वहां के अधिक प्रतिनिधि हुआ करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए थे। तो दोस्तों बात करें स्वतंत्रता की बात की, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए थे, और जगजीवन राम जो है वो भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री हुए थे। बात करें दोस्तों मोरारजी देसाई की, तो वो भारत के चौथे प्रधानमंत्री हुए थे, जबकि चौधरी चरण सिंह
जो है वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री हुए थे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 13 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी की उत्पत्ति किसके द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है? तो दोस्तों वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। तो कह रहा है भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। दोस्तों भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है वो 1951 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष जो है वो भीमराव अंबेडकर हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों के.एम. मुंशी भी इस समिति के सदस्य हुआ करते थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो वे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो वो है दोस्तों बिहार की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कह रहा है भारत में बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है, और भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात की जाए तो वह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और 16वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? दोस्तों वो है मौलिक अधिकार, जिसको कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखते हैं दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को ही भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, और मूल अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में सन्निहित है। तो इस तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? दोस्तों वो है केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें दोस्तों भारतीय संविधान की, तो इसमें अपशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को ही सौंपा गया है, और इसके विशिष्ट विषय हैं जैसे कि साइबर कानून, उसके बाद में सेरोगेसी मदर कानून इत्यादि। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विचार को भारतीय संविधान के किस देश से अपनाया गया है? दोस्तों देखते हैं इसके ऑप्शंस को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात आयरलैंड। देखते हैं दोस्तों इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कि कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विचार को भारतीय संविधान में आयरलैंड से ही अपनाया गया था। दोस्तों ब्रिटेन के संविधान के द्वारा एकल नागरिकता जबकि संसदीय शासन प्रणाली को भी अपनाया गया था। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बात की जाए तो वहां पर संविधान संशोधन की व्यवस्था को अपनाया गया है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही भारत की भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था को अपनाया गया है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों वो है अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। तो कह रहा है अनुच्छेद 352 जो है वो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों अनुच्छेद 356 जो है वो राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उल्लेखित है, जबकि अनुच्छेद 371 जो है वो महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य के लिए विशेष उपबंध अवस्थित करता है। दोस्तों इसके बाद यदि बात करें दोस्तों 372 में, तो अनुच्छेद 372 जो है वो विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उसका अनुकूलन है। दोस्तों अनुच्छेद 372 में विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन है। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 20 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति हुआ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कह रहा है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता हुआ करते हैं। अर्थात लोकसभा में जिस दल का सबसे अधिक बहुमत होता है उस दल के नेता को ही प्रधानमंत्री की दर्जा दी जाती है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 21
नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है 21 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता घोषणा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों, इसे वर्ष 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी और इस संगठन का मुख्य कार्य जो है वो मानवाधिकारों को संरक्षण तथा संवर्धन करना है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान की एक पहल है। दोस्तों, ये किसकी पहल है? तो वो है दोस्तों पर्यटन मंत्रालय की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। तो कह रहा है अडॉप्ट अ हेरिटेज, जो कि अपनी धरोहर अपनी पहचान पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है और इस पहल की शुरुआत जो है दोस्तों वो 27 सितंबर 2017 ईस्वी को विश्व पर्यटन दिवस पर ही हुई थी। और इसका उद्देश्य के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इसका उद्देश्य है भारत में अवस्थित विरासत स्थल को पर्यटन के लिए अनुकूल बनाना व उसका संरक्षण प्रदान करना। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 23 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों वो है फारसी भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो कह रहा है फारसी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का भाग नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है दोस्तों, जिसमें कि मैथिली, संथाली, बोडो तथा डोंगरी को वर्ष 2004 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 24 नंबर मुख्य प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। तो दोस्तों वो है वित्तीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात वित्त से संबंधित जितने भी मामले हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अलग हैं। दोस्तों इस तरीके से देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है वित्तीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में नहीं है। दोस्तों परामर्श, पुनर्विचार और मूल्य सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में आते हैं। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है वो परामर्श करना है, पुनर्विचार करना है और इसका मूल्य जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में ही है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 25 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। दोस्तों वो है दोस्तों केरल राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। और दोस्तों भारत के 5 उच्चतम साक्षरता दर वाले राज्य की यदि बात की जाए तो प्रथम स्थान धारण किया है दोस्तों केरल, जबकि दूसरे स्थान पर है लक्षद्वीप और तीसरे स्थान पर है मिजोरम, जबकि दोस्तों बात करें चौथे नंबर पर तो वह त्रिपुरा और 5वें स्थान पर है दोस्तों गोवा। ये 5 राज्य जो हैं वो भारत की सर्वोच्च साक्षरता दर वाले हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 26 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया था। दोस्तों वो किया गया था अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों 86वें संविधान अधिनियम के बारे में। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 को दाखिल किया गया था। दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार इसमें सम्मिलित किया गया था और अनुच्छेद 21 में दोस्तों शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 6 से लेकर के 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 27 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप से जाना जाता है। तो दोस्तों देशों के बीच में जो तेजी से एकीकरण हो रहा है उसको जाना जाता है दोस्तों वैश्वीकरण के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके व्याख्यात्मक तथ्य कह रहा है देशों के बीच तेजी से एकीकरण को वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। दोस्तों निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किया जाता है। दोस्तों बात करें उदारीकरण के बारे में तो उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना तथा उन्हें हटा लेना है जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। दोस्तों उदारीकरण का जो अर्थ होता है वो ऐसे नियंत्रण में ढील देना होता है तथा उन्हें हटा लेना होता है जिसमें कि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
28 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ये कथन है दोस्तों, उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश अर्थात संयुक्ति परक होते हैं। दोस्तों ये कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश अर्थात संस्तुति परक होते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना जो है अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है वो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वह दिल्ली में है। दोस्तों बात करें इसके सदस्यों के बारे में तो इसमें जो है वो एक अध्यक्ष के सहित कुल मिलाकर इसमें 7 सदस्य होते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है पंचायती राज संस्था किस संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आई। तो दोस्तों पंचायती राज संस्थाएं जो है वो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही अस्तित्व में आई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। तो कह रहा है पंचायती राज संस्थाएं 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा ही अस्तित्व में आई और इस संविधान का जो संशोधन है दोस्तों वो 1952 ईस्वी में किया गया था और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अगर प्रश्न पूछ दे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन को मनाया जाता है तो इसका सही आंसर होगा 24 अप्रैल को। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 30 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत में चुनाव के संदर्भ में VVPAT का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों VVPAT का पूर्ण रूप के बारे में बात करें तो दोस्तों वो होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। तो कह रहा है VVPAT का पूर्ण रूप होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है और यह जो है एक मतदाता मत प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने की एक तरीका है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि 31 नंबर के रूप में है। कह रहा है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 25। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है अनुच्छेद 25 अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। दोस्तों अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है और यह अनुच्छेद जो है वो भारत के प्रत्येक नागरिकों को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। दोस्तों वहीं बात करें अनुच्छेद 22 की तो यह अनुच्छेद जो है वो गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के विषय में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे कानूनी परामर्श से वंचित किया जाएगा, ये अनुच्छेद 22 कहता है। तो इस तरीके से देखते हैं अगले प्रश्न को। 132 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो दोस्तों वह है डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन को। तो कह रहा है गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जीव है और इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2007 में डॉल्फिन वर्ष मनाया गया। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 33 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्न में राज्य सूची में क्या शामिल है। दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शंस में से जो पुलिस है वो राज्य सूची में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, जबकि बैंकिंग रक्षा संघ सूची का विषय है। दोस्तों बैंकिंग और रक्षा जो है वो दोस्तों संघ सूची का विषय है, जबकि वन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है और ये समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 34 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों बात करें भारत के संविधान की विशेषता की तो वो एकात्मक प्रणाली है, जो कि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। भारत के संविधान में एकात्मक प्रणाली संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि मूल अधिकार, सत्ता का विभाजन तथा संघीयता जो है वो भारत के संविधान की विशेषता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 35 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है
भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? दोस्तों वो किया गया था 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है भारत सरकार के द्वारा 1950 में भारत सरकार के द्वारा 1950 ईस्वी में योजना आयोग को स्थापित किया गया था और 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। इस तरीके से इसके स्थान पर भारत सरकार के द्वारा नीति आयोग का गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को कर दिया गया था। दोस्तों सबसे पहले जो है वो योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 ईस्वी में। उसके बाद से 13 अगस्त 2014 ईस्वी को उस योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, उसका विघटन कर दिया गया। उसके बाद में जो है दोस्तों उसको ख़त्म करने के बाद में जो है वो भारत सरकार के द्वारा नीति आयोग का गठन कर दिया गया 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 36 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों बात करें सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर तो राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 37 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 42वें संविधान संशोधन से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य को। कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। दोस्तों प्रश्न अगर पूछ दे कि 42वें संविधान संशोधन कब की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1976 ईस्वी में। दोस्तों मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर ही शामिल किया गया था और मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 51 क में किया गया है। दोस्तों अगर 51 क अनुच्छेद के बारे में बात करें तो वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है, जबकि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? दोस्तों पहले जो है वो मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार भी हुआ करता था और उसको भारतीय संविधान में संशोधन करके हटा दिया गया था। तो वो दोस्तों हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान से संपत्ति के अधिकार को उसके मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में हुआ था, उसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और इसका उल्लेख जो है वो 300 क में वर्णित कर दिया गया है। अर्थात अनुच्छेद 300 क में वर्णित किया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है वो अब एक वैधानिक या विधिक अधिकार बन गया है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 39 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों बात करें भारत के रियासतों के एकीकरण में तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है भारत की रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 40 नंबर प्रश्न को। कह रहा है भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों वो किया गया था 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू हुआ और 1951 ईस्वी में ही पहला संविधान संशोधन कर दिया गया। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष 1951 ईस्वी में किया गया 1951 ईस्वी में किया गया और इस संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड अर्थात 31 क और 31 ख को जोड़ दिया गया। दोस्तों वही बात करें यदि अनुच्छेद 31 की, तो अनुच्छेद 31 जो है वो भारतीय संविधान का भाग 3 है और मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि 41 नंबर प्रश्न के रूप में है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? तो दोस्तों बात करें भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम करने की, तो वो है राष्ट्रीय आपातकाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को।
राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वह युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण ही लगाया जाता है और राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। दोस्तों, यदि बात करें कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाता है, तो वो लगाता है दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत। और यदि प्रश्न पूछ लिया जाए दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो दोस्तों वो राष्ट्रपति ही करता है। दोस्तों, अगले पॉइंट को देखते हैं। कह रहा है वित्तीय आपातकाल में भारत या उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति खतरे में होती है तब लगाया जाता है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 42 नंबर के रूप में है। कह रहा है भारतीय संविधान में कुल मिलाकर कितनी अनुसूचियां हैं, तो दोस्तों कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हुआ करती है भारतीय संविधान में। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि 43 नंबर प्रश्न के रूप में है। कह रहा है भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है, दोस्तों वो राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास ही होता है और अनुच्छेद 155 के तहत ही राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 164 ये में उल्लिखित किया गया है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों समानता का अधिकार जो है वो अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है समानता का अधिकार जो है वो उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है और समानता का अधिकार का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में किया गया है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है, तो दोस्तों वे है न्यायिक समीक्षा का अर्थ होता है दोस्तों यह संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है यह संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 46 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान का 92वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है, दोस्तों कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 47 नंबर प्रश्न राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों राज्यसभा के बारे में कथन सत्य की बारे में पता करें तो दोस्तों वो है राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है दोस्तों राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं और राज्यसभा के को संसद में उच्च सदन भी कहा जाता है जबकि लोकसभा को संसद में निम्न सदन कहा जाता है। दोस्तों राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 48 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है किसी भी पारिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, दोस्तों वो है अनुच्छेद 24 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। किसी भी पारिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में वर्णित है। दोस्तों अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों अनुच्छेद 23 जो है वो मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम हल निषेध करता है। जबकि दोस्तों बात करें अनुच्छेद 25 का तो वो उसके अंतर्गत जो है दोस्तों करण की और धर्म की अबाध रूप के मनाने तथा आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 49 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है
किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय के कितने वर्षों तक का अभ्यासरत करना अनिवार्य रहता है? तो दोस्तों वो रहता है 10 वर्षों का अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए 10 वर्षों तक उच्चतम न्यायालय में अभ्यासरत करना अनिवार्य रहता है। दोस्तों उन्हें किसी भी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्षों के लिए न्यायाधीश भी होना चाहिए। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 50 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था? दोस्तों वो किया गया था 2018 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अधिनियम वर्ष 2018 में पारित किया गया था और इसका उद्देश्य जो है वो कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 51 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? दोस्तों वो किया गया था 2013 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कि निम्नलिखित वर्ष 2013 ईस्वी में पारित किया गया था और इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य जो है वो लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध करवाना था। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 52 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है वर्ष 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो दोस्तों वो है भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात बीजेपी। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है वर्ष 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 53 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी हुआ करती थी? तो दोस्तों जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या जो है वो 448 हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या 448 थी, जबकि वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भागों को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 54 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है दिए गए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक जो 2018 में पारित किया गया था। दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा ही उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और ग्राहक के द्वारा की गई शिकायतों की जांच करवाना है। दोस्तों यह जांच करना है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 55 नंबर के रूप में है। प्रश्न कह रहा है 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों बात करें 103वां संवैधानिक संशोधन की तो वो संबंधित है आर्थिक आरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, जबकि यह अधिनियम जो है वो 14 जनवरी 2019 ईस्वी से प्रभाव में आया और इस अधिनियम में जो है वो उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियां और शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 56 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया गया? दोस्तों ब्रेटन वुड्स समझौते में निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया गया? तो वो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में तो कह रहा है ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया गया और ब्रेटन वुड्स समझौता जो है वो वर्ष 1944 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में की गई थी, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय के बारे में बात करें तो वो न्यूयॉर्क में स्थित है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 57 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है
विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य जो है वो जनसंख्या से संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 58 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता रखी या नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता है? तो दोस्तों वो है आयरलैंड। अर्थात प्रश्न यदि ये करे दोस्तों कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस तरीके से देखते हैं 59 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों वो किया गया था 2018 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्या को। कह रहा है भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक जो है वो 2018 ईस्वी में पारित किया गया था। इस तरीके से 60 नंबर प्रश्न कह रहा है किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल हुआ है? दोस्तों वो है मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोरारजी देसाई ही है जो कि 10 बार बजट प्रस्तुत किए हैं। इस तरीके से इसकी व्याख्या को देखेंगे। कह रहा है मोरारजी देसाई को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल हुआ है। और बात करें दोस्तों मोरारजी देसाई की, तो वो देश के चौथे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इस तरीके से 61 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके कुछ व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और यूनाइटेड किंगडम से संसदात्मक व्यवस्था ली गई है। जबकि दोस्तों बात करें सोवियत संघ से, तो वहाँ से मूल्य कर्तव्य की अवधारणा को लिया गया है। जबकि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 62 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों भारतीय संविधान को जब अपनाया गया था उस समय तत्कालिक अनुसूचियों की संख्या हुआ करती थी दोस्तों 8। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कि वर्तमान में बात करें अनुसूचियों की संख्या की तो वो कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं। इस तरीके से देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था तो उस समय कुल 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में जो है वो भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं। जबकि भारतीय संविधान को दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही अंगीकृत किया गया था। इस तरीके से देखेंगे 63 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अर्थात PNDT अधिनियम कब पारित किया था? तो दोस्तों वो किया था 1994 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक जो है निदान तकनीक अधिनियम वर्ष 1994 ईस्वी में ही पारित किया था। इस तरीके से देखते हैं 64 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? दोस्तों वो है यूनाइटेड किंगडम के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता अवधारणा को यूनाइटेड किंगडम के संविधान से अपनाया गया है। जबकि दोस्तों मूल कर्तव्य की बात करें तो वो रूस के संविधान से अपनाया गया है और मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। जबकि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 65 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत की सरकार के द्वारा संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई है?
तो दोस्तों वो अपनाई गई है यूनाइटेड किंगडम के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके कुछ डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारत सरकार के द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम के संविधान से अपनाई गई है और मूल्य कर्तव्य को रूस के संविधान से अपनाया गया है, जबकि अमेरिका के संविधान से दोस्तों न्यायिक पूर्णावलोकन तथा मूल अधिकार को अपनाया गया है। वहीं बात करें दोस्तों आयरलैंड के संविधान से, तो आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और नीति निर्देशक तत्व को अपनाया गया है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों वो है राजनीतिक असमानता का विचार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है लोकतंत्र के संदर्भ में राजनीतिक असमानता के विचार को लोकतंत्र में सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और 67 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम अर्थात मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स कब लागू किया गया था। दोस्तों वो किया गया था 2007 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, तो कह रहा है वर्ष 2007 में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम लागू किया गया था। दोस्तों 68 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल वर्ष 1885 ईस्वी में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का भी सामना किया है। तो दोस्तों वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ व्याख्यात्मक तथ्य। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात INC इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राजनीतिक दल जो कि 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापित की गई थी और ये जो है वो सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का भी सामना किया है। दोस्तों कांग्रेस का कितना बार विभाजन भी हुआ है और दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई है। इस तरीके से देखेंगे 69 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों इसके अलावा कनाडा के संविधान से केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था भी भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 70 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। तो दोस्तों वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है और इसका उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 71 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है। तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं देविका रानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं देविका रानी के बारे में। कह रहा है देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम व्यक्ति हैं। इस तरीके से 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं। तो दोस्तों नागरिकों के मूल अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के भाग 4E में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट को, जो कह रहा है संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकार को सम्मिलित किया गया है। और बात करें दोस्तों भाग 1 में तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जबकि भाग 4A में मूल्य कर्तव्य सम्मिलित हैं। दोस्तों वहीं बात करें भाग 7 के बारे में तो भाग 7 में जो है वो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं। दोस्तों इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं। तो दोस्तों वो है
सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं। इस तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों वो है यूनाइटेड किंगडम के, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। दोस्तों कुछ देश और उससे संबंधित संविधान से लिया गया स्रोत को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वहीं बात करें दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो मूल्य अधिकार, उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अंगीकृत किया गया है। इस तरीके से देखेंगे 75 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? तो दोस्तों चुनाव पर अनुच्छेद जो है वो 15 भाग पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 15 में वर्णित है। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनावों पर अनुच्छेद है। दोस्तों भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग के निर्वाचित होने से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। दोस्तों अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जबकि भाग 5 जो है वो संघ का है और भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन से है। बात करें दोस्तों भाग 10 की, तो वो अनुसूचित और जाति और जनजाति क्षेत्र से है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 76 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 ईस्वी को लागू हुआ था और इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को सम्मिलित किया गया है। तो उसमें सम्मिलित किया गया है दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्टों में सिफारिश किए गए सुधारों को सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 77 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों वो दिया जाता है सरदार पटेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। तो कह रहा है राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके साथ ही देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि 78 नंबर प्रश्न के रूप में है। कह रहा है कौन सा संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन है? तो दोस्तों वो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन है। इसके साथ ही देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि 79 नंबर के रूप में है। कह रहा है डैश एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सरकार को जारी किया गया न्यायालय के आदेश निहित होते हैं। तो दोस्तों वो डॉक्यूमेंट्स हैं रीट या परम आदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। तो कह रहा है रीट या परमादेश एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात महिलाओं के लिए। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। दोस्तों इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 81 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित हैं। तो दोस्तों वो हैं समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है
समवर्ती सूची में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। दोस्तों, समवर्ती सूची का प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अंगीकार किया गया है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 82 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत में कौन सा आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है। तो दोस्तों वो है निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है भारत में निर्वाचन आयोग राजतंत्र की निष्पक्ष चुनाव जो है वो करवाने के लिए उत्तरदायी है और यह जो है वो एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। देखते हैं 83 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो लिखी गई है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कह रहा है इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई है और महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जबकि राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की थी। और बात करें दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की, तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। इस तरीके से दोस्तों SSC GD के एग्जाम में पुस्तक और उनके लेखक से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम 2 प्रश्न से तो तय है कि पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित, तो इन सभी प्रश्नों को और इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखना बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 84 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो दोस्तों वो है धर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है धर्म शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। इस तरीके से देखते हैं 85 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है जनता को आंतरिक के साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। यह भारत को क्या बनाता है दोस्तों, तो यह भारत को जो है वो सार्वभौमिक बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है जनता को आंतरिक के साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। यह भारत सरकार को जो है वो सार्वभौमिक बनाता है। इस तरीके से देखते हैं 86 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत किस प्रकार एक परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ होती है। दोस्तों वो है एकजुट रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। तो कह रहा है भारत का परिसंघ सभी को एकजुट रखता है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ होती है। दोस्तों केसी व्हिटकर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है, जबकि जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 88 नंबर प्रश्न को। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिकार वर्ष 1978 ईस्वी से एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात संपत्ति का अधिकार। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है संपत्ति का अधिकार वर्ष 1978 से मौलिक अधिकार नहीं रहा है। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अर्थात 1978 के पश्चात ही संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार बन गया है। तो इस तरीके से संपत्ति का जो अधिकार है उसको एक विधिक अधिकार की सूची में डाल दिया गया है और इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300D में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इस तरीके से यदि प्रश्न पूछ लिया जाए दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो दोस्तों वो भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300D में वर्णित है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 89 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है। तो दोस्तों नगर निगम का कार्य जो है वो कानून और व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों पार्किंग जो है वो नगर निगम का कार्य है और स्वास्थ्य और सफाई और सार्वजनिक कार्य जो है वो नगर निगम का कार्य है, जबकि कानून और व्यवस्था जो है वो नगर निगम का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, इसके कुछ व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है
कानून और व्यवस्था नगर निगम का कार्य नहीं है। नगर निगम के कार्य के अंतर्गत निम्न विभाग आते हैं, जिसमें कि अस्पताल, जल आपूर्ति, जल निकास, सार्वजनिक कार्य, सफाई, पार्क, क्षेत्र में जन्म और मृत्यु होने वाले शक्तियों का विवरण। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि 92 नंबर प्रश्न के रूप में है। कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो दोस्तों वो होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। आगे बढ़ेंगे, 96 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है, किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक राजतंत्र के रूप में उभरा? तो दोस्तों वो 2008 में ही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। वर्ष 2008 में नेपाल ने गणराज्य को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। दोस्तों अगला प्रश्न 97 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? तो दोस्तों बात करें संविधान की अनुच्छेद 75 के बारे में, बात करें दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के बारे में, तो 72 अनुच्छेद जो है दोस्तों वो ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करना और उसका प्रतिलंबन या मृत्युदंड विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश को निलंबित करने की और परिहार या लघुकरण करने की शक्ति होती है। दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 72। यहाँ पे अनुच्छेद 75 दिया है, जो कि मिसप्रिंटिंग हुआ है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि 99 नंबर के रूप में है और प्रश्न कह रहा है, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देश का संकलन क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है आचार संहिता अर्थात कोड ऑफ कंडक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके कुछ व्याख्यात्मक तथ्य के बारे में। तो कह रहा है, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंड को और दिशा निर्देश को उसको कहा जाता है दोस्तों आचार संहिता अर्थात कोड ऑफ कंडक्ट। देखते हैं अगले प्रश्न को, 101 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT में टी का क्या अभिप्राय है? दोस्तों VVPAT में टी का अभिप्राय जो है दोस्तों वो है ट्रेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है, भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT में टी का जो मतलब है दोस्तों वो है ट्रेल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि 102 नंबर प्रश्न के रूप में है। कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात भाग 5। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 65 तक में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 104 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा में पहले भारतीय सदस्य थे? दोस्तों वे थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर जी जो हैं वे रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हुआ करते थे। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। तो कह रहा है, वर्ष 1870 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और 105 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है, न्याय के सामान्य प्रशासन पर जैव सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है जब अर्थात न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली होती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है सैनिक शासन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके कुछ व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है,
न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब सैनिक शासन प्रणाली जो है वो प्रभावी हो जाती है। इस तरीके से 108 नंबर प्रश्न को देखेंगे जो कि कह रहा है 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार जो है वो किसे दिया गया था। तो दोस्तों 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार जो है वो दिया गया था दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके व्याख्यात्मक तथ्य को देखें एक बार। कह रहा है 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास दिया गया था, जिनका कार्यकाल जो है वो अगस्त 1947 से लेकर फरवरी 1958 ईस्वी तक चला था। इसके बाद में देखेंगे दोस्तों 109 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है भारतीय संविधान का 103वां संविधान संशोधन सरकारी नौकरियों और शिक्षित संस्थानों में डैश के लिए आरक्षित प्रदान करता है। तो दोस्तों वो करता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है संसद के 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 पारित होने के बाद अब भारत में सभी सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% सीटें जो हैं वो सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर अर्थात EWS के लिए आरक्षित किया जाएगा। इस तरीके से 110 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। दोस्तों वो नगर पालिकाओं से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें 74वां संविधान संशोधन 1992 तो वो नगर पालिकाओं से संबंधित था। इसके व्याख्यात्मक तथ्य को हम लोग देखते हैं। कह रहा है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संविधान में नया भाग शामिल किया गया था दोस्तों जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है और अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 के अवैध शामिल किया गया था। दोस्तों ये जो है वो नई 12वीं सूची में भी जोड़ा गया था। इस तरीके से देखते हैं 111 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान में एक नया खंड किसको जोड़ा गया दोस्तों जो कि पंचायत को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। तो दोस्तों वो है अनुच्छेद दोस्तों 9। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था। दोस्तों पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी और इस अधिनियम के तहत भाग 9 को जोड़ा गया था। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 112 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 में अपना कौन सा बजट पेश किया। तो दोस्तों वो तीसरा अपना बजट पेश किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के बीच अपना तीसरा बजट 2021 में पेश किया। दोस्तों इस बजट ने देश के पहले डिजिटल या पेपरलेस बजट होने का इतिहास बनाया। दोस्तों प्रश्न अगर पूछते कि पहला पेपरलेस बजट या डिजिटल बजट पेश किसके द्वारा किया गया तो वो किया गया दोस्तों निर्मला सीतारमण के द्वारा। और कब किया गया दोस्तों तो वो किया गया था 2021 में। अगर इसके वजह के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो वो कोरोना महामारी के कारण ही इसे डिजिटल तौर पर या पेपरलेस बजट के तौर पे पेश किया गया था। आगे बढ़ेंगे और 113 नंबर प्रश्न को देखेंगे जो कि कह रहा है संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितना समय पर बैठक की। तो दोस्तों वो 3 वर्ष अर्थात लिखने के लिए 3 वर्ष तक समय पर बैठक की। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लिया था। कुल मिलाकर लगभग कहा जाए तो 3 वर्ष का समय लिया था दोस्तों। इस तरीके से आगे बढ़ा जाए और देखा जाए 114 नंबर प्रश्न को तो कह रहा है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है। तो दोस्तों धारा 354C जो है वो ताक झांक के तहत एक अपराध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है भारतीय दंड संहिता धारा 354C में कोई स्त्री ऐसा कोई कार्य कर रही है जिसे
सार्वजनिक तौर पे वह नहीं करना चाहिए और उस समय कोई व्यक्ति ताक झांक करते हुए उनकी फ़ोटो खींच लेता है तो वह जो है दोस्तों वो 354C के अंतर्गत दोषी सिद्ध हो जाता है और उस पर जो है वो धारा 354C के अंतर्गत दंड दिया जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 115 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों वो जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51A है वो संबंधित है मूल्य कर्तव्य से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A है। 51A में मूल्य कर्तव्यों का वर्णन किया गया है जो कि संविधान के भाग 4 में वर्णित है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 16 नंबर अर्थात 116 नंबर प्रश्न को, जो कह रहा है संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1950 ईस्वी में। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है संविधान सभा को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतरिम अस्थायी संसद के रूप में घोषित किया गया और इसी दिन इसकी अंतिम बैठक अर्थात 12वीं बैठक हुई थी और इस बैठक में अस्थायी संसद के अध्यक्ष के रूप में गणेश वासुदेव मावलंकर को चुना गया था अर्थात GV मावलंकर। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 117 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। दोस्तों वो किया गया था 31वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो कह रहा है भारतीय संविधान के 31वें संविधान संशोधन में लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी और यह अधिनियम जो है वो वर्ष 1973 ईस्वी में पारित किया गया था। इस तरीके से 118 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई है। दोस्तों वो की गई थी 44वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है 44वां संविधान संशोधन जो कि 1977 ईस्वी में हुआ था और इसमें धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया गया, जो कि घोषणा करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच में स्थिति सुविधाओं और अवसरों संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। इस तरीके से 119 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति और मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की शक्ति राष्ट्रपति में व्याप्त होगी। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। 120 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है महाधिवक्ता डैश के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है अर्थात महाधिवक्ता जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की घोषणा की जाती है और राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, जबकि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 121 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई जो कि तत्कालीन बम्बई था उसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब किया गया था। तो दोस्तों वो किया गया था दिसंबर 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी और इसका पहला अधिवेशन जो है वो बम्बई, जो कि वर्तमान मुंबई के नाम से विख्यात है, वहाँ पर की गई थी दोस्तों। और उसमें जो है वो भूमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष के रूप में हुए थे दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 122 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो है वो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में द्विसदनीय विधायिका के निचले सदन का नाम विधानसभा है, जिसमें कुल 403 सदस्य होते हैं, जिसमें कि एक आंग्ल भारतीय भी सम्मिलित है, जो कि राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 124 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है 124 नंबर प्रश्न कह रहा है मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था। दोस्तों वो किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिसको कि सक्सेना भी कहा जाता है, वो भारत के मूल संविधान को लिखने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची और प्रस्तावना को भी हस्तलिखित किया था। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 125 नंबर प्रश्न को। 125 नंबर प्रश्न कह रहा है दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे। तो दोस्तों दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में कुल मिलाकर 104 संशोधन किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के लागू होने अर्थात 1950 के बाद से लेकर के सन 2020 दिसंबर 2020 ईस्वी तक कुल मिलाकर 104 संशोधन किए जा चुके हैं। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 126 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। दोस्तों वो किया गया था हंटर आयोग, जो कि शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा विषय में 1882 ईस्वी में एक कमीशन गठन किया था, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया, और विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण ही इस आयोग का नाम हंटर कमीशन पड़ा था। दोस्तों इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 27 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट जो है वो वर्ष 2021 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कि कह रहा है भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 128 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने से रोकने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्थात अनुच्छेद 24 के तहत। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध वर्ष 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट मन नियोजन में नहीं लाया जाएगा। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 129 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां उल्लेख है। तो दोस्तों भारत के संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारत के संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है और मूल संविधान में कुल मिलाकर 8 अनुसूचियां थी। दोस्तों इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 130 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 ईस्वी में पारित की गई थी वो किससे संबंधित थी। तो दोस्तों वो थी संवैधानिक ढांचा से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है नेहरू रिपोर्ट जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा पारित की गई थी, उनके द्वारा भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा थी, जिसे कि संवैधानिक ढांचा भी कहा जाता है। दोस्तों 15 अगस्त
1928 ईस्वी की नेहरू रिपोर्ट जो कि 28 अगस्त को स्वीकृत की गई थी, वह एक नई डिमोसियल स्थिति, डोमिनियन स्थिति और सरकार के एक संघीय ढांचे के लिए अपील करने के लिए एक ज्ञापन था। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 131 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों जैसा है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी प्रदान करने का प्रयास करेगा। इस तरीके से 132 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? तो दोस्तों वो होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है वो प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं की प्रतिक्रिया या समन्वय करना है और आपदा प्रतिरोध और संकट प्रतिक्रिया में क्षमता का निर्माण करना है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 133 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, किस वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा को रखा गया था? दोस्तों वो अपनाया गया था 1931 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है, वर्ष 1931 ईस्वी में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में 3 रंग थे, जिसमें कि केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग था और बीच में एक चरखा को रखा गया था। इस तरीके से 134 नंबर प्रश्न को देखेंगे जो कि कह रहा है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 6 और 11। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है, भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों भारतीय मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में तथा मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान के भाग 4 में वर्णित है। इस तरीके से देखते हैं 35 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कुल कितनी तिलियां हैं? तो दोस्तों इसमें कुल मिलाकर 24 तिलियां हैं। देखते हैं इसके ऑप्शन और डिस्क्रिप्शन को। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 24 तिलियां। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है, अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। अशोक चक्र की 24 तिलियां हैं जो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाने का काम करती है। इस तरीके से 136 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है वो संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है, अनुच्छेद 368 ये जो है वो संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इस तरीके से 137 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की किस अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है? तो दोस्तों वो है आपकी 10वीं अनुसूची अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून अर्थात एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है, वो वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। आगे देखते हैं 138 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारी समिति के संवर्धन से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है 43B जो कि सरकारी समिति से संबंधित है, सरकारी समिति के संवर्धन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है, अनुच्छेद 43B राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 139 नंबर प्रश्न कह रहा है, 1865 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो है
एच फाउलर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एफ फाउलर। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है 1865 ईस्वी में आर्थर क्रोफार्ड को बॉम्बे अर्थात वर्तमान में मुंबई है वहां का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था और ये एक कलेक्टर भी रह चुके हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 140 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष को किया जाता है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके ही उसके अपने पद से पदच्युत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कह रहा है लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों की बहुमत के द्वारा लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है। इस तरीके से देखेंगे 141 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्व राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। तो दोस्तों वो है संप्रभु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है और भारत की प्रस्तावना में भारत की लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है और भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था वाला देश है। दोस्तों संविधान के उद्देश्य इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 142 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। तो दोस्तों वो है भारत के महान्यायवादी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का न्यायवादी नियुक्त करता है। दोस्तों वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भी सरकार का प्रमुख वकील होता है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और 143 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। दोस्तों वो 56वां संविधान संशोधन के द्वारा ही गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कि कह रहा है संविधान संशोधन के 56वें संविधान संशोधन के तहत ही गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 ईस्वी को दिया गया और गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया। इस तरीके से 145 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों वो है संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसी का उद्देश्य जो है वो देश में पंचायती राज व्यवस्था को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कि कह रहा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को औपचारिक रूप देने का अधिकार देता है और उन्हें स्वशासी निकायों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। इस तरीके से 146 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में जो है वो लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कि कह रहा है उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 48 सबसे अधिक है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48, जबकि पश्चिम बंगाल में 42 और बात करें दोस्तों बिहार की तो उसमें कुल मिलाकर 40 सीटें हैं लोकसभा की। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 147 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1925 ईस्वी में। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 25 दिसंबर 1925 ईस्वी को कानपुर नगर में हुई थी और इसकी स्थापना जो है वो MN राय के द्वारा की गई थी। दोस्तों 148 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। तो दोस्तों भारत में संविधान सभा का चुनाव जो है वो जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कि कह रहा है संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर ही अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जिनका चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में संपन्न हुआ था। 149 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना
को कब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है? तो दोस्तों वो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कि कह रहा है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था। दोस्तों इसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और यह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। आगे बढ़ेंगे और 150 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात्सर्म के निषेध पर जोर देता है? तो दोस्तों वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 के माध्यम से शोषण के विरुद्ध अधिकार की प्रत्यय भूमि प्रदान की गई है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और 151 नंबर प्रश्न को देखेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कह रहा है संविधान संशोधन के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के नाम निर्देशित कर सकते हैं, लोकसभा में उसके नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 331 में। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कि कह रहा है अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 सदस्यों को नामित करने के बारे में है। भारत के संविधान में अब अनुच्छेद 331 तथा 333 दिखाई देते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के 104वें संविधान संशोधन के बाद इनका अस्तित्व लगभग खत्म हो गया है। आगे बढ़ेंगे और 152 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? दोस्तों वो है अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कि कह रहा है अनुच्छेद 21 के तहत देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से 153 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। देखते हैं इसके कुछ डिस्क्रिप्शन के बारे में। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। आगे बढ़ेंगे और 154 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो दोस्तों वो है 239 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है अनुच्छेद 239 राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है और राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है, जहां वह अपने कार्यों को अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से ऐसे प्रशासनिक के रूप में करता है। आगे बढ़ेंगे और 155 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है भारत के संविधान किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? दोस्तों भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है और इस अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार हिंदी देश की राजभाषाएं हैं और इसकी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। आगे बढ़ेंगे 156 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है संविधान का 6वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बांग्लादेश की सीमा के साथ। इसके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, जो कि कह रहा है 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में भारत द्वारा भूभाग का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भूभाग का बांग्लादेश को हस्तांतरण अर्थात अंतः क्षेत्रों की अदला बदली तथा विपरीत दखल की अवधारणा के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और 157 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है
ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पे आधारित है? दोस्तों वो है पियरे डी कैबर्टीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत पियरे डी कोरबेर्टिन के द्वारा लिखित दस्तावेज है। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि 158 नंबर प्रश्न के रूप में है। कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों वो है सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। इस तरीके से 159 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 304(b)(2) किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो है दहेज हत्या से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 304(b) में कहा गया है कि अगर किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर किसी भी जलने या शारीरिक चोट से मृत्यु हो जाती है तो उस पर दहेज हत्या का मुकदमा चलाया जा सकता है। इस तरीके से 160 नंबर प्रश्न कह रहा है संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है जिसके तहत राज्य संघीय सरकार के एजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है जिसके तहत राज्य जो है वो संघीय सरकार के एजेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है संघवाद भारत के संविधान की केंद्र और राज्यों को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाता है जो कि राज्य संघीय सरकार के एजेंट हैं। इस तरीके से 161 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अधिकार जो है वो अंतिम अधिकार वो किसके पास होती है? तो दोस्तों किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो है वो संसद के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार देश की संसद के पास होता है। आगे बढ़ेंगे और 162 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो है 354 संबंधित है दोस्तों किसी भी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय दंड संहिता के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा भंग करने के लिए उस पर हमला करता है या जोर जबरदस्ती करता है तो उस पर IPC अर्थात इंडियन पेनल कोड की धारा 354 चलाई जाती है, जिसके तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने के बाद उस पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों ही सजा हो सकती है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 163 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो दोस्तों भारत के कुल मिलाकर 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कि कह रहा है वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है और वे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना। आगे बढ़ेंगे 164 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचित मंडल में जोड़ा गया था? तो दोस्तों वो जोड़ा गया था संविधान का 17वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है संविधान का 17वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था और इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 54 और 55 में संशोधन करके दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पुदुचेरी संघ क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 165 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है संसद के सदनों के द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक किसकी सहमति के लिए उसमें समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों वो है राष्ट्रपति, अर्थात
प्रत्येक विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए ही उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है संसद के सदनों के द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए उनके सामने रखा जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ेंगे 166 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों 26 नवंबर को ही भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कि कह रहा है 26 नवंबर के दिन 1949 ईस्वी को ही भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था और प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को ही संविधान दिवस अर्थात कॉन्स्टिट्यूशंस डे मनाया जाता है। 167 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था। तो दोस्तों 1950 ईस्वी में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कि कह रहा है संविधान सभा ने राष्ट्रगान जो कि जन गण मन है उसको भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था और राष्ट्रगान को गाने में कुल मिलाकर 52 सेकंड का समय लगता है। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 168 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है जब भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था तब संविधान सभा को उस अशांति को ध्यान में रखना था जिससे भारत गुजर रहा था। उस परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा प्रासंगिक नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल। देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है जब भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था तब संविधान सभा को उस अशांति को ध्यान में रखना था जिससे भारत गुजर रहा था। उस परिदृश्य में लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल थी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 169 नंबर प्रश्न को और इस सेक्शन के आखिरी प्रश्न को। 169 नंबर प्रश्न और इस सीरीज का अर्थात पॉलिटिकल का आखिरी प्रश्न कह रहा है दोस्तों किस संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उसकी माताओं की पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात हिंदू उत्तराधिकार संशोधन का अधिनियम 2005 से। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार ही बेटे बेटियां और माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। इस तरीके से हम लोग इस सेक्शंस को भी पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है और एसएससी जीडी के द्वारा जो है वो एसएससी जीडी का जो हम लोग पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं उसमें कि हिस्ट्री का पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद में दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया और इसके प्रीवियस वीडियो में जो कि ज्योग्राफी का पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो इस तरीके से 3 सेक्शंस को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि एसएससी जीडी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसके लिए धन्यवाद।